Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Now, in the last lecture, we were learning the basic derivations of the chapter that was magnetism. Correct? So we did two derivation. One was the magnetic induction at a point kept on the axis, and the other was magnetic induction at the point kept on the equator. Yes or no? Correct. Everyone got your result of the test? Test result मिला? यस सर कैसा था? Yes. बहुत घटी How was it? सर आपने वो हाफ मार्क्स क्यों काटे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में? तू ऐसा सवाल करता है इसलिए. ठीक है. See, rectify where you went wrong, what you have missed in your answers, the places where I have cut marks. देखो क्यों marks कट हुए. कहीं पे डायग्राम्स नहीं है तो उधर मार्क्स कट हो गए. सीरीज पैरेलल का जिसने लिखा है उसका डायग्राम नहीं है तो उधर मार्क्स कट हुए. किसी ने गंदे राइटिंग में लिखा है तो उधर मार्क्स कट हुए. किसी ने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा है तो उधर मार्क्स कट हुए. ओके, किसी ने डायमेंशन गलत लिखा है, किसी ने डेफिनेशन प्रॉपरली नहीं लिखा है, बस इसलिए. ओके. और कहीं पे किसी का गौरांग ऐसे मेरा मूड था तेरा हाफ मार्क कट करने का. ठीक है. सर अभी ध्यान दो. आंसर किए उसका I'll talk to sir. Okay. Now, let us concentrate on this chapter. Now, in the last lecture, we said magnetic induction at a random point. Remember, arbitrary point का हमने diagram बना के छोड़ दिया था. ठीक है. अभी डायग्राम बना के छोड़ दिया था तो डायग्राम कैसा था? डायग्राम वाज समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे था हम लोग का नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल. लाइन पासिंग फ्रॉम दिस सेंटर इज कॉल्ड एज एक्सिस. उसके बाद हमने बोला था यहाँ पे कहीं रैंडमली पॉइंट पी को प्लेस कर दिया. ये ले लिया सेंटर ओ, यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लिया था आर. यहाँ पे गया था दैट इज बी एक्सिस. यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर था दैट इज बी इक्वेटर. और इसी का यहाँ पे था दैट इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज बी. ये एंगल को हमने बोल दिया था अल्फा, ये वाले एंगल को बोला था थीटा, इसको बोला था एम बार, इसको हमने बोला था एम कॉस थीटा, और इधर इसका परपेंडिकुलर हमने बोला था एम साइन थीटा. करेक्ट. ये हम लोगों ने डायग्राम पूरा का पूरा कंप्लीट किया था. Now we have to proceed with our derivation, that is magnetic induction at a random point, that is at arbitrary point. How exactly we are going to proceed? Now pay attention. इधर पॉइंट पी पे लग रहा है दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन इट्स एक्सिस. पॉइंट पी पे लग रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन इट्स इक्वेटर. तो सबसे पहले मैं बोलूंगा मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस is given by axis का बेसिक फॉर्मूला है b axis is equals to mu naught upon 4 pi into 2m upon r cube. करेक्ट. ये हम लोग का एक्सिस का बेसिक फॉर्मूला है. b axis is equals to mu naught upon 4 pi into 2m upon r cube. लेकिन हम लोग पॉइंट p के लिए बात कर रहे हैं. इधर m है क्या? सिर्फ एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट जा रहा है m का? एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट जा रहा है m का? M m cos थीटा. एवरीवन, एक्सिस पे m cos थीटा का कंपोनेंट जा रहा है तो हम लोग का m सिर्फ m नहीं रहेगा, इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब. इतना समझा सब लोग को? क्या किया मैंने? m की जगह मैंने लिख दिया m cos थीटा. इन द सेम मैनर आई एम गोना से मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द equator is given by magnetic induction at a point on the equator. हम लोग इसको बोलेंगे BEQ is equals to mu naught upon 4 pi into m upon r cube. करेक्ट ना? हम लोग का इक्वेटर का ये बेसिक फॉर्मूला है. एक मिनट. ओके. नाउ इक्वेटर, इक्वेटर मतलब ऐसा. इधर इक्वेटर पे कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? इक्वेटर पे कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? साइन थीटा. करेक्ट. इक्वेटर 90 डिग्री पे कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? साइन थीटा. हाँ कि नहीं?
ओके इक्वेटर पे हम लोग का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज साइन थीटा, तो m की जगह मैं लिखूंगा m साइन थीटा। तो बी ई क्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। इतना समझा सब लोग को? यस एवरीवन, यस और नो? यस और नो? ओके एवरीवन क्लियर विद दिस? वेरी गुड। तो हम लोगों ने ले लिया एक्सिस, हमने ले लिया इक्वेटर, बट हम लोग को क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट नथिंग बट पॉइंट पी। ओके अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। यस और नो? राइट एंगल ट्रायंगल के हम लोग का हाइपोटेनस में कौन है? हाइपोटेनस में कौन है राइट एंगल ट्रायंगल के? विच कॉम्पोनेंट इज देयर ऑन द हाइपोटेनस? बी। बी दिखा सबको? बी ऑन द हाइपोटेनस एवरीवन? बी वाला कंपोनेंट हमारे हाइपोटेनस में जाएगा। ये हम लोग का बेस में कौन सा कंपोनेंट है? बी एक्सिस, हाँ कि नहीं? बेस पे कौन सा कंपोनेंट है? बी एक्सिस। और रेक्टेंगल है तो हम लोग का अपोजिट साइड सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है? बी इक्वेटर। यस और नो? ओके यहाँ पे कंपोनेंट है दैट इज बी इक्वेटर। तो चाहिए तो ये वाला डायग्राम मैं वापस बनाता हूँ एकदम जूम करके, सिर्फ वो वाला कंपोनेंट। तो मैं बोलूंगा रिजल्टेंट जा रहा था ऐसा, बी यहाँ पे था, बी एक्सिस, और अपोजिट साइड सेम होके हमने बोल दिया यहाँ पे आ गया दैट इज बी इक्वेटर। और ये वाले एंगल को हमने ले लिया था अल्फा, करेक्ट था? उसको ही मैंने एनहांस करके इधर बना दिया, ठीक है, वो वाले ट्रायंगल को। तो अगर मेरे को रिजल्टेंट निकालना है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम लोग बोलेंगे बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्सिस का स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर का स्क्वायर, करेक्ट? तो मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मतलब B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्सिस का स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर का स्क्वायर। एवरीवन क्लियर विद दिस? ओके बी एक्सिस और बी इक्वेटर का फॉर्मूला तो अभी मैंने ऊपर से निकाला, वो वाला फॉर्मूला डाल देते हैं। मैं बोलूंगा B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्सिस का वैल्यू है ये, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m cos थीटा अपॉन आर क्यूब इसका स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर का फॉर्मूला है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m साइन थीटा अपॉन आर क्यूब और इसका होल स्क्वायर, करेक्ट? एवरीवन दिख रहा है ना वो जो मैंने लिखा है? ओके अभी इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m आर क्यूब, ये चीजें हमारी बाहर कॉमन निकल जाएगी। कैसे कॉमन निकलेगी? एक काम करो पहले इतना लिख लो फिर मैं आगे करता हूँ, क्योंकि खिचड़ी बना के मतलब नहीं है। सर वो राइट का थोड़ा ब्लर हो रहा है, राइट में कॉर्नर में जो लिखा है। इधर ना? हाँ 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 कोई बात नहीं, लेकिन पता है ना आपको क्या लिखा है उधर? मालूम है। हाँ।
सर वो पाइथागोरस थ्योरम का लिखने से पहले कुछ स्टेटमेंट लिखना है क्या? नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पता है ना मैंने क्यों नहीं लिखा? हाँ सर मालूम है। तो डन एवरीवन? इतना Yes, हो गया sir. सबका? ओके फाइन। अभी ध्यान दो, इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली, दैट इज b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब इसका होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m साइन थीटा अपॉन r क्यूब और इसका होल स्क्वायर। करेक्ट ना? यही था ना हमारा इक्वेशन। अभी ध्यान दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m r क्यूब, ये सबका स्क्वायर बाहर कांस्टेंट आ सकता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r क्यूब, द होल स्क्वायर विल कम आउट एज कॉमन। करेक्ट? क्योंकि सबका स्क्वायर हो रहा है। फाइन, तो स्क्वायर रूट के अंदर द होल स्क्वायर कॉमन आएगा। इनसाइड आई एम लेफ्ट विथ दैट इज 2 cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस इधर हमारे पास बच गया दैट इज साइन थीटा और इसका स्क्वायर। करेक्ट एवरीवन? फाइन। अभी ये स्क्वायर को अगर मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो आई विल बी लेफ्ट विथ b is equals to mu naught upon 4 pi into m upon r cube inside the square root। 2 का स्क्वायर है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट? इतना हमारे पास बच गया। एक बार इतना चीज हमारे पास बच गया, इसके बाद मैं कैसे प्रोसीड करने वाला हूं? I'm going to say, don't write anything, just pay attention. Okay, I'm going to say, I know the basic formula, that is sine square theta plus cos square theta is always equals to 1. Correct? ये trigonometry का basic formula पढ़ा था। मतलब at the place of sine square theta I can substitute 1 minus cos square theta, right? At the place of sine square theta I can substitute 1 minus cos square theta. When I'm going to substitute that, I'll be getting b is equals to mu naught upon 4 pi into m upon r cube inside the square root. We'll be left with 4 into cos square theta plus 1 minus cos square theta. 4 cos square theta minus cos square theta will be equal to 3 cos square theta, right? इन दोनों को मैं subtract कर सकता हूँ। जैसे subtract करूंगा, I'll be left with b is equals to mu naught upon 4 pi into m upon r cube inside the square root, that is 1 plus 3 cos square theta। इतना समझा सब लोग को?
4 cos square theta minus cos square theta is 3 cos square theta, 1 तो वैसे का ही वैसा था, और ये मेरे को फाइनल आंसर आ गया. So that becomes the final answer for magnetic induction kept at a arbitrary point or kept at a random point. Everyone clear with this? Yes, everyone. Okay, very nice. आई ध्यान दो, इधर हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ने जब वो ट्रायंगल बनाया था ना, वो ट्रायंगल में मैंने बोला था ये बी इक्वेटर है, ये बी एक्सिस है, और ये रिजल्टेंट है दैट इज बी, और ये वाला एंगल है दैट इज अल्फा. करेक्ट ना? अभी हम लोग को अगर अल्फा का वैल्यू निकालना है तो अल्फा का वैल्यू भी हम लोग को कुछ ना कुछ चीज से निकालना पड़ेगा. तो अभी तक इतना करो, फिर अभी जगह नहीं है, फिर आगे अल्फा का वैल्यू निकालेंगे. चलो स्टार्ट. डन एवरीवन? यस. चलो आई ध्यान दो, मुझे अभी अल्फा का वैल्यू निकालना है. अल्फा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? वही वाला ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे, जो ट्रायंगल मैंने इधर ड्रॉ किया है. ये वाला साइड है दैट इज बी इक्वेटर, ये वाला साइड है बी एक्सिस. अगर मेरे को अल्फा का वैल्यू निकालना है, आई एम गोना से tan अल्फा is equals to opposite upon the adjacent. Opposite है b equator, adjacent है b axis. Correct? So tan alpha is equals to b equator upon b axis. Okay? So हम लोग बोलेंगे tan alpha b equator का हम लोग ने अभी ऊपर वैल्यू निकाला था, that is mu naught upon 4 pi into m sin theta upon r cube. अपॉन बी एक्सिस का वैल्यू निकाला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब. करेक्ट? ये हम लोग ने बेसिक फॉर्मूला निकाला था, उसका सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉर्मूला. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल, फिर क्या कैंसिल होगा? r क्यूब का वैल्यू कैंसिल, फिर छोटा m का वैल्यू कैंसिल. हमारे पास क्या बचेगा? tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan theta. tan थीटा. ओके, tan अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan थीटा एंड दैट बिकम्स आवर फाइनल आंसर. समझा क्या? यस एवरीवन, लिख लो. सर फिर सिर्फ अल्फा का वैल्यू 1/2 आएगा ना? कैसे बेटा? अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स जाएगा ना, ओके. है ना? ऐसे कट थोड़ी ना होगा, ये tan अल्फा है वो tan थीटा है, tan ऐसे कट नहीं होता.
डन डन डन, यस एवरीवन, हो गया। तो इधर आके ये वाला डेरिवेशन खत्म हुआ। किसी को कुछ डाउट है ये वाला डेरिवेशन में? यस, हाँ कि ना, यस और नो? No, na? Very good. Okay. Now, once we are done with this, now we are going to proceed to the further part of the chapter. Now, if you are going to refer your textbook, if you would have referred your textbook, तो आपने देखा होगा textbook में बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई है, okay? और बहुत सारी चीज शॉर्टकट में दे दी है। क्या आपने रेफर किया है टेक्स्टबुक? बी एक्सिस और बी इक्वेटर का डेरिवेशन आपको एकदम शॉर्ट में मिल जाएगा, एक दो लाइन में। मोस्टली सिर्फ डायग्राम मिलेगा और फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, डेरिवेशन पार्ट नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं चैप्टर में which is not actually explained in the chapter, but they have asked that thing in the exercise part. मतलब पीछे के पार्ट में, चैप्टर में है नहीं, पीछे एक्सरसाइज में पूछ लिया। So of course हम लोग को वो वाला पार्ट करना पड़ेगा because ultimately we have to solve the exercise part. So the next derivation, I can say this is the last derivation of the chapter. उसके बाद theoretical concept आएगा, थोड़ा समझने वाला concepts आ जाएगा। So the last derivation of the chapter is derive an expression for magnetic torque. टॉर्क का मतलब पता है सब लोग को? टॉर्क का मतलब पता है? नहीं? अरे ध्यान दो, डस्टर है, हाँ, मैंने एक फोर्स इधर से लगाया, ओके, एक फोर्स इधर से लगाया ऐसा, एक फोर्स में मैंने पुल किया, इधर से मैंने पुश किया, इधर से मैंने पुल किया, इधर से पुश जा रहा है, इधर से पुल जा रहा है, मतलब दोनों फोर्स में आई विल से कि दोनों हाथ का फोर्स सेम है। both the force are of equal magnitude means equal value. Two forces of equal magnitude when applied in the opposite direction. Opposite direction का मतलब क्या? ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ, हाँ कि नहीं? इधर से पुश हो रहा है, इधर से पुल हो रहा है, तो क्या होगा? डस्टर अपने एक्सिस पे घूमने लगेगा, हाँ कि नहीं? इधर से मैं पुश कर रहा हूं, इधर से पुल कर रहा हूं, तो डस्टर अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है? अपने एक्सिस पे घूम रहा है, मतलब इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? टॉर्क। क्या अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर? टॉर्क। इतना समझा? ओके, तो टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन then results into rotation of an object about its own axis, so it is called as torque. Torque is also called as couple. Okay, why it is called as couple? क्योंकि दो फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक फोर्स पुश वाला, एक फोर्स पुल वाला। ओके, अभी इतना तो तुमको समझ ही गया होगा, ठीक है? जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, इट इज कॉल्ड एज कपल, है ना गौरांग? अभी ध्यान दो। Now we are going to proceed with the derivation. We are going to say that here we have a uniform magnetic field. What is uniform magnetic field? Uniform magnetic field मतलब एक ऐसा field जहाँ पे all the lines of force are parallel to each other. Okay, so uniform magnetic field जैसे for example आपने closed room में AC चला दिया, okay, AC चलाया तो you say you have maintained a uniform temperature. AC को 16 डिग्री पे कर दिया तो आप बोलते पूरे रूम में 16 डिग्री ही मेंटेन्ड है। इन द सेम मैनर एक छोटा सा रीजन हमने ले लिया जहाँ पे हम बोल रहे हैं वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा नहीं हो रहा है। जैसे हम क्या बोलते थे, मैग्नेट के पास आओ तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेट से दूर जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड कम। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक रीजन है ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मींस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग। इतना दिमाग में बैठा? Okay, how exactly we indicate our uniform magnetic field? It is indicated by parallel lines. Okay, parallel lines मतलब uniform magnetic field. So parallel lines है uniform magnetic field के लिए, parallel magnetic field है मतलब कैपिटल B बार हो गया। Okay, अभी मैं क्या करूंगा? If I am going to place a magnet in this uniform magnetic field, what exactly this magnetic field will do? Magnetic field is going to apply force ऑन दी मैग्नेट, ठीक है? फोर्स अप्लाई करेगा ना, धक्का मारेगा, ठीक है? आई मैग्नेटिक फील्ड कौन से कंपोनेंट या कौन से इस पे फोर्स अप्लाई करता है? मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अप्लाइज फोर्स ऑन द परपेंडिकुलर साइड, इट डजंट अप्लाई फोर्स ऑन द पैरेलल साइड। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड आया, ये पैरेलल साइड है ना, आया निकल गया, कुछ फर्क पड़ा? नहीं ना, मतलब पैरेलल साइड में फोर्स लगा? नो। तो यहाँ पे एक हम लोग का कंसेप्ट बन गया, मैग्नेटिक फील्ड डजंट अप्लाई फोर्स ऑन द पैरेलल साइड, इट अप्लाइज फोर्स ओनली ऑन द परपेंडिकुलर साइड। परपेंडिकुलर मतलब ये फोर्स को 90 डिग्री पे लगा, 90 डिग्री पे लगा मतलब इसी को फोर्स अप्लाई किया,
सो फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओनली ऑन द परपेंडिकुलर साइड। इतना समझा एवरीवन? ये सेम कंसेप्ट आप लोगों ने अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था मोटर और जनरेटर का। आप लोगों ने पढ़ लिया था ऐसा मोटर का ऐसा कॉइल जा रहा है ए बी सी डी, करेक्ट? आप लोग हमेशा बोलते थे कि एक फोर्स लग रहा है ए बी पे, दूसरा फोर्स लग रहा है सी डी पे। 10th में पढ़ा था ना, करेक्ट? अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था। कभी हम लोगों ने उसके एक्सप्लेनेशन में ये नहीं पढ़ा था कि बीसी और एडी पे फोर्स लग रहा है, कभी नहीं पढ़ा था। क्यों? क्योंकि बीसी और एडी दोनों पैरेलल साइड है और ये AB और CD दोनों परपेंडिकुलर साइड है, करेक्ट? सो फोर्स इज अप्लाइड ओनली ऑन द परपेंडिकुलर साइड, नॉट ऑन द पैरेलल साइड। ओके, आई परपेंडिकुलर साइड पे फोर्स एक्ट हो गया तो हम लोग बोलेंगे मैग्नेट अगर मैंने इधर प्लेस कर दिया, समझो इधर मैग्नेट मैंने ऐसा प्लेस किया, ये बाहर मैग्नेट है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ तो मैग्नेट घूमेगा, हाँ कि नहीं? मैग्नेट अपने एक्सिस पे घूमने लगेगा। अगर मैग्नेट अपने एक्सिस पे घूमने लगेगा मतलब मैग्नेट के ऊपर क्या अप्लाई हो गया? टॉर्क, हाँ कि नहीं? अपने एक्सिस पे घूमने लग गया तो टॉर्क अप्लाई हो गया। तो टॉर्क कैसे अप्लाई होगा? सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है, ये उसका लाइन जो सेंटर से पास हो रहा है, ये उसका एक्सिस है, ये उसका नॉर्थ पोल था, ये उसका साउथ पोल था, ठीक है? अभी जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगा, दिस इज अवर सेंटर ओ, द मैग्नेट विल रोटेट अबाउट इट सेंटर, करेक्ट? ऐसे मैग्नेट रोटेट हो जाएगा। मैग्नेट रोटेट हो जाएगा तो इधर वही नॉर्थ है, इधर वही साउथ है। साउथ का पोल स्ट्रेंथ है -QM, नॉर्थ का पोल स्ट्रेंथ है +QM। तो नॉर्थ पे जो फोर्स लगेगा ना वो लगेगा आगे की तरफ, और साउथ पे जो फोर्स लगेगा ना वो लगेगा पीछे की तरफ। इतना समझा एवरीवन? तो ये वाला फोर्स क्या रहेगा? +QM इंटू मैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला? +QM इंटू मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। साउथ पोल का क्या बोलूंगा मैं? -QM इंटू मैग्नेटिक इंडक्शन। इतना समझा एवरीवन? ठीक है, अभी एक बार इतना हुआ, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला हम लोग कहां से मिला? आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ा है? नहीं ना? नो नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज। तो उसमें बनता है फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, इसमें बनता है फोर्स इज इक्वल टू QM इंटू B। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसको कंपेयर करने वाले। आपके टेक्स्ट बुक में भी येलो कलर का टेबल है जहाँ पे इसको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर किया, ठीक है? तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर होने वाले। एक बार इतना फोर्स लग गया तो इसके ऊपर टॉर्क लग गया, ये घूम गया, तो ये इसका नया एक्सेस हो गया। कितने एंगल पे घूमा? बाय एन एंगल ऑफ थीटा, है ना? थीटा एंगल पे घूम गया ये। अभी थीटा एंगल पे घूम गया तो ये थीटा हो गया, और यहाँ पे आके हम लोग का पूरा डायग्राम कंप्लीट हुआ। इतना समझा सबको डायग्राम? यस एवरीवन? अभी हम लोग को टॉर्क निकालना है। हम लोग बोलेंगे टॉर्क acting on a bar magnet is given by tau is equals to force multiplied by perpendicular distance between two forces। तो बेसिक फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। जैसे हम लोगों ने मोमेंट लिया था ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन द सेम मैनर फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये पहला फोर्स F, ये है दूसरा फोर्स F, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा? अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा दैट इज 2L। इतना सब लोग एग्री करते हैं? ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L, लेकिन 2L परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब 90 डिग्री वाला डिस्टेंस। 90 डिग्री वाला डिस्टेंस मतलब मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, डॉटेड डॉटेड नीचे लेके आऊंगा, डॉटेड डॉटेड आगे लेके जाऊंगा, यहाँ पे एक पॉइंट पे लेके आऊंगा, दैट इज पॉइंट P। तो ये जो NP है दैट बिकम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और नो? 90 डिग्री वाला डिस्टेंस दो फोर्स के बीच में क्या बना? NP, क्योंकि एक फोर्स जा रहा है पीछे ऐसे, एक फोर्स जा रहा है आगे ऐसे, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे बनेगा। यस और नो?
यस एवरीवन, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना, दैट इज एनपी। हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे बट पहले आप डायग्राम निकाल लो। सर ये क्या था? सर हाँ बोलो। अभी अभी मैग्नेटिक लाइन पैरेलल है ना, वो एक ही डायरेक्शन है, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे लगेगा? मैं इसको म्यूजिक के साथ क्यों बोल रहा है? ठीक से बोल, वापस बोल। सर अभी मैग्नेटिक लाइन पैरेलल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो हाँ, भी पैरेलल है, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे लगेगा? तो क्यों नहीं लग सकता फोर्स? क्योंकि ये नेगेटिव है ना, इसका पोल्शन नेगेटिव है ना। अगर ये इसको आगे की तरफ पुश करेगा तो ये ऑटोमेटिक पीछे की तरफ पुल होएगा ना। तो सर अगर इसको आप आगे की तरफ पुश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये पीछे की तरफ पुल होएगा ना, हाँ है ना? म्यूजिकल बॉय। सर बोलो। सर वो परपेंडिकुलर लेंथ का समझा नहीं। डायरेक्ट नहीं बोलने का, म्यूजिक के साथ बोल। सर मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं है। तो म्यूजिक निकाल। किधर से? इधर से मेरे को क्या मालूम। अच्छा बोलो बोलो बोलो। मैं सर म्यूजिक। वो परपेंडिकुलर लेंथ का जो आपने बोला ना वो समझा नहीं। परपेंडिकुलर लेंथ, हम लोग ने बोला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला समझा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब 90 डिग्री वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है, करेक्ट? कहाँ गया? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ओके। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ऐसा वाला होगा, 90 डिग्री। हाँ सर। तो ये फोर्स ऐसा जा रहा है आगे, ये फोर्स ऐसा जा रहा है पीछे, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? ये हुआ। हाँ सर। तो वही तो बोला। ओके सर। ओके, डन। डन एवरीवन। नो सर। अच्छा करो।
हो गया डायग्राम? ओके अभी ध्यान दो, हमने बोला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझो इधर सबके पास डायग्राम है, अगर सबके पास डायग्राम है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला है टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने एनपी बोला है, करेक्ट? यस एवरीवन, एनपी का वैल्यू अभी मुझे निकालना है। एनपी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फोर्स का वैल्यू है दैट इज क्यू एम इनटू बी, करेक्ट? क्यू एम इनटू बी रिगार्डलेस ऑफ द प्लस और माइनस साइन, फोर्सेस मैग्नीट्यूड इज क्यू एम इनटू बी इनटू एनपी। अभी मेरे को एनपी का वैल्यू निकालना है। एनपी का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान दो, जल्दी ध्यान दो। ये होगा साउथ पोल, ये होगा नॉर्थ पोल, ये वाला डिस्टेंस है साउथ और नॉर्थ के बीच में दैट इज 2l, ये वाला डिस्टेंस है दैट इज एनपी, यस और नो? ये वाला एंगल है दैट इज थीटा, यस और नो? ठीक है, थीटा एंगल में इंक्लिनेशन है, थीटा है तो कौन सा थीटा लोगे आप लोग? साइन थीटा की कॉस थीटा? कौन सा Cos थीटा theta. लोगे? कॉस क्यों लोगे? मुझे किसका वैल्यू चाहिए? एनपी। एनपी का है थीटा के अपोजिट में कि एडजेसेंट में? ऑपोजिट। अपोजिट में है ना, तो कौन सा थीटा लूंगा मैं? साइन साइन थीटा। प्लस मुझे हाइपोटेनस का भी वैल्यू पता है ना, दैट इज द रीजन आई एम नॉट जंपिंग टू टैन थीटा, बिकॉज मुझे एडजेसेंट का वैल्यू नहीं पता, मुझे अपोजिट का वैल्यू निकालना है और मुझे हाइपोटेनस का वैल्यू पता है। तो मैं बोलूंगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एनपी अपॉन 2l, मतलब एनपी इज इक्वल्स टू 2l साइन थीटा। इतना समझा सबको? एनपी का वैल्यू मिल गया दैट इज 2l साइन थीटा, ऊपर डाल दो एनपी की जगह 2l साइन थीटा। तो मैं बोलूंगा टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू qm into b into 2l sin theta, yes or no everyone? at the place of qm into 2l क्या लिख सकता हूं मैं? m, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, रिमेंबर? तो मैं बोलूंगा टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा and that becomes the final answer for our magnetic torque. Am I clear? Yes everyone? Okay, अभी अगर साइन थीटा है, अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा? डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट ओए क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस ना, Cross क्रॉस में product. साइन थीटा आता है, करेक्ट पढ़ा है आप लोग ने मैथमेटिकल मेथड्स? साइन हाँ थीटा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। सो टाउ इज इक्वल्स टू एम बार क्रॉस बी बार। इतना समझा सबको? मैंने वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया, तो साइन थीटा निकाला तो क्रॉस प्रोडक्ट डाल दिया। अब इसका यूनिट्स क्या आएगा? इसका यूनिट्स आएगा हम लोग का as it was force into perpendicular distance, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो फोर्स क्या है हम लोग का? न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? मीटर। तो यूनिट क्या आएगा? क्लियर एवरीवन? यस, चलो कॉपी। सर वो रैंडम पॉइंट वाला था, उसका वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा फॉर्मूला? किसका? रैंडम आप पॉइंट वाला था ना वो। जो m था ना उसके ऊपर बार आ जाएगा बस।
बाकी कुछ चेंज नहीं है। नहीं नहीं नहीं। डन 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 हो गया सबका? समझा ये डेरिवेशन? ओके, आई ध्यान दो। इसके बाद एक छोटा सा हम लोग पार्ट पढ़ते हैं, एंड दैट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अभी हमने पढ़ा था गॉस एक सीजीएस यूनिट है हम लोग का मैग्नेटिक इंडक्शन का, ऐसा यूनिट था टेस्ला, सीजीएस यूनिट था, दैट इज गॉस। अभी आप लोग गॉस लॉ को इन डिटेल किसमें पढ़ने वाले हो? इन डिटेल इन अ चैप्टर नेम्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी गॉस लॉ आने वाला है, मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ आने वाला है। ठीक है, गॉस लॉ ने मैग्नेटिज्म ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी चीज का टोटल निकालते हैं तो हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में टोटल का मतलब इंटीग्रेशन। टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर द एंटायर एरिया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर द एंटायर एरिया। छोटे से एरिया को हम लोग बोलते हैं डीएस, छोटे से एरिया को हम लोग बोलते हैं डीएस, बड़े से एरिया को हम लोग बोलते हैं कैपिटल ए, छोटे से एरिया को हम लोग बोलते हैं डीएस। इतना दिमाग में बैठा? छोटे से एरिया को हम लोग बोलते हैं डीएस, टोटल एरिया को हम लोग बोलते हैं कैपिटल ए। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हमें क्या बोल रहा है? द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर अ एंक्लोज्ड एरिया। क्या बोला मैंने? ओवर अ एंक्लोज्ड एरिया। एंक्लोज्ड एरिया का मतलब क्या? एंक्लोज्ड एरिया का मतलब अगर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज पी, पूरा घूम के आओ, एंड पॉइंट भी पी होना चाहिए। मतलब जो स्टार्ट पॉइंट है वही एंड पॉइंट है, इसको बोलते हैं एंक्लोज्ड एरिया। इतना समझा? मतलब जहां से चालू हुआ घूम फिर के वहां पे आके वहीं पे खत्म हो गया। तो अगर एंक्लोज्ड एरिया दिखाना है तो हम लोग इंटीग्रेशन में बोलेंगे दैट इज क्लोज इंटीग्रल। तो हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसे सर्कल बना देते हैं, इसका मतलब क्या? इट इज अ क्लोज इंटीग्रल। मतलब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या है? सेम है। इतना समझा एवरीवन? ठीक है, तो हम लोग को बोला है द क्लोज इंटीग्रल बी बार डॉट डी एस बार, दैट इज द टोटल इंटीग्रेशन, मतलब टोटल टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर द एंटायर एरिया इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो पूरे के पूरे एरिया में, क्लोज एरिया में जो मैग्नेटिक इंडक्शन लग रहा है, the total magnetic induction over a closed area is always equals to zero. This is called as Gauss law of magnetism. भाई गॉस ने क्या किया? गॉस ने बोला, चलो इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। गॉस ने बोला कि यहाँ पे हमारे पास है नॉर्थ पोल, यहाँ पे हमारे पास है साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है नॉर्थ पोल से, घूम रहा है, घूम के आ रहा है टुवर्ड्स द साउथ पोल। यस और नो? यस एवरीवन? यस और नो? यस और नो? ओके, अभी ध्यान दो, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ पे आ रहा है, आउटसाइड द मैग्नेट। Inside the magnet it is moving from south to north, मैग्नेट के अंदर जा रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फिर नॉर्थ से निकल रहा है, घूम के जा रहा है साउथ पे, इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब ये एक क्लोज लूप बना रहा है, हाँ कि नहीं? क्लोज लूप बना रहा है, क्लोज लूप बना रहा है। अभी जितना मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकला उतना ही मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल पे गया, हाँ कि नहीं? मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड गया इन द आउटवर्ड डायरेक्शन उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आया इन द इनवर्ड डायरेक्शन, हाँ कि नहीं? जितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकला उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया, जितना बाहर निकला उतना ही अंदर आया, तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। रिजल्ट क्या होगा? जीरो। मतलब वही तो बोला हम लोग को गॉस ने कि जितना मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का बाहर निकला और जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया, कहां पे? एक क्लोज एरिया में, एक क्लोज एरिया में। ओके, इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इतना समझा गॉस का लॉ एवरीवन? नो डेरिवेशन फॉर दिस, नथिंग। गॉस ने बोला अगर ये मैग्नेट के लिए ट्रू है तो सेम ये एक करंट कैरिंग कॉइल के भी ट्रू है, क्योंकि एक करंट कैरिंग कॉइल भी क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने बोला अगर एक सोलेनॉइड ले लो कुछ ऐसा, तो सोलेनॉइड के पास भी नॉर्थ पोल होगा, सोलेनॉइड के पास भी साउथ पोल होगा। अगर वो उसमें से करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी जनरेट होगा, आउटसाइड इनसाइड, फिर होगा आउटसाइड इनसाइड। ओके, ऐसे करके हम लोग का मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे जाएगा,
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जितना नॉर्थ से निकला है उतना ही साउथ में जाएगा, इसमें भी वही होएगा, एक क्लोज लूप बना देगा। मतलब गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज ट्रू फॉर योर बार मैग्नेट as well as for the current carrying coil. Am I clear? Yes. बस ये छोटा सा ही टॉपिक है, इतना ही है इसमें एक्सप्लेनेशन। आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया ना, आपको उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा दिखेगा। द रीजन इज मैग्नेटिज्म में तो इतना ही एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उससे बाद में बड़े वाले स्टेटमेंट में ना उसको कंपेयर किया विद द इलेक्ट्रिक फील्ड और बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आप लोग का आंसर आता है। लेकिन इसने बोला मैग्नेटिक फील्ड में जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो क्यों नहीं होता वो एक्सप्लेन किया। बट हम लोग का अभी मेन पर्पस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों नहीं होता या क्यों होता है वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम लोग को सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट पे ध्यान देना है। एम आई क्लियर? आप लोग को ये चैप्टर में हर एक चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर क्यों किया है, बिकॉज चैप्टर की फ्लो के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म से पहले आता है। तो व्हाट दे एक्सपेक्ट इज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हुए आप लोग मैग्नेटिज्म में आए हो, लेकिन नॉर्मली हम लोग अगर अपना कंसेप्ट वाइज पढ़ने जाए तो पहले हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जाते हैं। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे तब हम कंपेयर करेंगे ये वाला टेबल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का। फाइन, चलो कॉपी। ये क्या था? कौन है ये? हेलो, हाँ बोलो। ड्राइंग भी बनाना है। ड्राइंग? ड्राइंग नहीं बनाना है, डायग्राम बनाना है। डन 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 हो गया सबका? ओके, वेरी गुड। अभी आप लोग ध्यान दो, ये वाले चैप्टर में हम लोग का क्या पार्ट बाकी है। We have completed 90% of the theory part of the chapter, or I would say 95% of the theoretical part of the chapter. We are left with only single theoretical topic, and that is called as Earth's magnetic field. ठीक है, Earth's magnetic field हम लोग start करेंगे in the next lecture because that is not a small topic.
इट कंटेन्स अराउंड 3 डायग्राम्स, 3 डायग्राम है उसमें, क्योंकि अर्थ का पूरा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को रिप्रेजेंट करना है और उसके बारे में हम लोग को पढ़ना स्टार्ट करना है कि व्हाट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स उसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं. सो दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड आफ्टर दैट विल बी शिफ्टिंग टू द न्यूमेरिकल्स पार्ट ऑफ द चैप्टर. The numerical will be totally based on the formulas which we have learned in the chapter. Okay, so अगर आप लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक रेफर नहीं किया है, go and open your textbook. You are going to find what things we have learned and how it is arranged in the textbook or how exactly it is given in the textbook. Fine. तो टेक्स्ट बुक में एक बार देखना क्या क्या दिया है, कैसे कैसे दिया है और हम लोगों ने कैसे कैसे डेरिवेशंस पढ़े. आप लोग को लगेगा कि हम लोग ने थोड़े ज्यादा डेरिवेशन कर लिए, लेकिन क्योंकि टेक्स्ट बुक ने उसको लिस्ट नहीं किया लेकिन पीछे एक्सरसाइज पे दे दिया. ओके, तो हम लोग को तो पढ़ना ही था वो, क्योंकि हम लोग को एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए ही था. ठीक है, तो आप लोग को थोड़े एक्स्ट्रा डेरिवेशंस दिखेंगे, बट दैट इज द सॉल्यूशन फॉर योर एक्सरसाइज पार्ट. फाइन. सो नेक्स्ट लेक्चर में विल बी जंपिंग इनटू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. डू बी रेडी विथ योर राउंडर, पेंसिल, स्केल, क्योंकि डायग्राम्स आप लोग को बहुत सारे बनाने पड़ेंगे. एंड प्लस हम लोग ये चैप्टर के एंड में आने लगे, सो आई होप कि आप लोग ने वर्कशीट सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा. ओके, सो साइमल्टेनियसली उसका वर्कशीट भी सॉल्व करना स्टार्ट करो ताकि एट द एंड ओवरलोड ना हो जाए, क्योंकि हम लोग जैसे ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड खत्म करेंगे जल्दी जल्दी हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे. देन इट वोंट टेक मच टाइम टू कंप्लीट द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर. फाइन. अभी आप लोग सबसे पहले अपना होमवर्क लिख लो. राइट योर होमवर्क फॉर दिस थिंग. पहला क्वेश्चन, डिफाइन magnetic induction along with its units and dimension. Along with its units and dimensions. Many of the students I have observed कि जब हम लोग का पेपर में डायमेंशन लिखने आया था, हार्डली किसी ने डायमेंशन करेक्ट लिखा है. मोस्टली सबका डायमेंशन में गड़बड़ है, सबका डायमेंशन में कुछ ना कुछ एरर है. ओके, तो एक बार आपका डायमेंशन का पार्ट जरा क्लियर करो आप लोग. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर को भी जरा अच्छे से गो थ्रू करो ताकि आप लोग का डायमेंशन में कुछ गड़बड़ ना हो. एंड ऑफ कोर्स एवरी टाइम यू हैव योर टेक्स्ट बुक टू कंपेयर योर थिंग कि आपने सही किया है कि नहीं किया है. तो जब भी लिखो उसको ऐसे छोड़ मत दो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस डाल के कि मैंने किया है तो सही होगा. एक बार अपने टेक्स्ट बुक में भी क्रॉस चेक कर लो कि आप लोग ने जो किया है वो सही है कि नहीं. स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर देन वी आर हियर फॉर यू. ओके, लेकिन जब तक आप लोग अपने तरफ से इनपुट नहीं डालोगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा. ओके, तब तक हमको समझेगा नहीं कि आप लोग कहाँ पे लैग कर रहे हो. सो नहीं आ रहा है डायमेंशन या नहीं आ रहा है यूनिट्स लिखना, तो हम लोग है ताकि हम लोग आपको गाइड कर दे. सीखा तो है आपने, शायद थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए उसमें, फिर आप लोग आगे चले जाओगे. फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. एक्सप्लेन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. सो एक्सप्लेन बोला है तो एक चीज हम लोग साथ में हमेशा दिमाग में रख लो, फिजिक्स में कभी एक्सप्लेन बोला है ना, मतलब इफ इट हैज डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, इवन दो इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन की एक्सप्लेन विद डायग्राम. इफ इट इज एक्सप्लेन ड्रॉ द डायग्राम. जैसे पेपर में मैंने ऑब्जर्व किया था, मैंने बोला था कि एक्सप्लेन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है वैसा होता है. एक्सप्लेन का मतलब फिजिक्स में डायग्राम है, डायग्राम बनाओ और उसके नीचे उसका डेरिवेशन है, उसका डेरिवेशन करो. ठीक है, तो इवन दो इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन की एक्सप्लेन विद डायग्राम, एवरी टाइम इट वोंट बी स्पेसिफाइड, बट इफ देयर इज अ डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. दैट इज द थिंग. ओके, तो कोई भी चीज में डायग्राम आपको छोड़ना नहीं है. अभी जैसे मैं बोल दिया एक्सप्लेन गॉस लॉ, डायग्राम है ना, तो डायग्राम बनाना है. और जैसे डायग्राम बनाओगे ना तो डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है. आप लोग कहाँ पे लैग करते हो, आप लोग बोलते हो कि चलो मैं डायग्राम बना दिया छोड़ दिया, लेकिन बेटा डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना. अभी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे एकदम हाई फाई नहीं चाहिए. एक्सप्लेनेशन कैसे चाहिए कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स लीविंग द नॉर्थ पोल enters into the south pole, so the equal number of line leaves the north pole which enters the south pole. हाँ कि नहीं? That is the total magnetic induction over the closed area is equal to 0, क्योंकि equal number of line leave कर रहा है, equal number of line enter कर रहा है. खत्म, आपने डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया. तो even though if it is not there in the textbook, we have not written in the lecture, आप लोग को थोड़ा अपना सेंस लगाना है, अभी अपने तरफ से थोड़ा इनपुट डालना है और उसको अपने तरफ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है. Am I clear? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज का हमने डेरिवेशन किया रैंडम पॉइंट पी पे ले लिया, उसमें भी आप बोल सकते हो कि दिस डाइपोल कंपोनेंट इज रिजॉल्व्ड इनटू टू पार्ट. स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो ना, m cos थीटा m sin थीटा.
on the axis part, m cos theta is acting. Therefore, b axis is equals to. On the equator part, sin theta is acting. Therefore, our equator formula is this. So you can actually frame your own sentence and you can write your answer. So it is not compulsory कि अरे सर ने जो dictate किया, सर ने जो लिखा है वही लिखना है. You can frame your own answer, but it should be correct. It should be meaningful. ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया. ठीक है, डेफिनेशंस तो हम लोग टेक्स्ट बुक का ही फॉलो करेंगे और वैसे ही लर्न करेंगे. बट जो एक्सप्लेनेशन फ्रेम कर रहे हो वो लोग आप अपने मन से कर सकते हो, बट उसका मीनिंग होना चाहिए कुछ. ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी लिख दिया. मीनिंगफुल फ्रेमिंग इज एक्सेप्टेड. फाइन. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखो. डिफाइन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. डिफाइन magnetic dipole moment and explain or write its units and dimension. Moment के बाद क्या है? And define it and write its units and dimension. Define magnetic dipole moment and write its units and dimensions. Clear everyone? कैसे करना है? ठीक है, ये 3 बेसिक क्वेश्चन ही दिए. द रीजन व्हाई आई हैव गिवन दिस बिकॉज इसका डेफिनेशन मैंने इधर लिखा नहीं है, तो आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है और उधर से डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट करके आपको लिखना है. ठीक है, तो मैंने ये जो 3 क्वेश्चन दिए है ना, इसमें हम लोगों ने समझा तो है कंसेप्ट, लेकिन शायद उसको प्रॉपर फ्रेमिंग में डेफिनेशंस नहीं लिखे, तो ये मैंने आपको पार्ट दिया एज अ होमवर्क. क्लियर एवरीवन? यस. ठीक है, सो व्हाइल कमिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर डू रिवाइज द स्टफ so that we can proceed ahead without any glitch. Okay, chalo, that is all for the day. Thank you. Bye. Bye.